प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज एक बार फिर बात करेंगे रेवाड़ी के गांव बेरली निवासी राव इंद्रजीत यादव की। हरियाणा व एनसीआर के कुछ अन्य ठिकानों पर ईडी व आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद रेवाड़ी के गांव बेरली निवासी म्यूजिक कंपनी जेम्स ट्यून्स के मालिक उद्यमी राव इंद्रजीत यादव उर्फ राव इंद्रजीत का नाम इन दिनों लगातार चर्चा में है। उन पर अवैध फाइनेंसिंग, एक्सटॉर्शन, मंजित 6-3 हत्याकांड से कथित संबंध, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को रिश्वत देने और करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति रखने जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। क्राइम मनी नेटवर्क चलाने, उगाही करने, प्राइवेट फाइनेंसरों से जबरन लोन सेटलमेंट करवाने जैसे कई गंभीर आरोप झेल रहा इंद्रजीत ईडी की हाल ही में हुई कार्रवाई के बाद लगातार सफाई दे रहा है। अलग अलग चैनल्स पर संपर्क करके सफाई दे रहा है या अलग अलग चैनल्स उनसे संपर्क कर रहे हैं। इंद्रजीत सिंह के ठिकानों पर सबसे पहले 16 जनवरी 2025 को लगभग 1 वर्ष पूर्व आयकर विभाग की टीम पहुंची थी। यह एक सर्च ऑपरेशन था। इंद्रजीत के अनुसार इसके बाद 20 जनवरी को यानी 4 दिन बाद उनके घर सैकड़ों पुलिसकर्मी पहुंचे थे। ताज़ा मामले दिसंबर 2025 के अंतिम दिन व 2 जनवरी 2025 तक इंद्रजीत और उनके मित्रों के यहाँ हुई ईडी की छापे की खबरों से जुड़े हुए हैं। दैनिक भास्कर की 1 जनवरी की एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंसर इंद्रजीत यादव से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने जो कार्रवाई की है उसमें बड़ी बरामदगी हुई है। ईडी ने दिल्ली की पास कॉलोनी सर्वप्रिय विहार स्थित अमन कुमार के घर से 31 दिसंबर की कार्रवाई के दौरान 9 करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात और 5 करोड़ 12 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। अमन के घर से कुछ चेकबुक, प्रॉपर्टी डील्स के कुछ कागजात और निवेश से जुड़े कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिनकी कीमत लगभग 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यानी कि इन दस्तावेजों में जो संपत्तियां हैं उनकी कीमत 35 करोड़ बताई जा रही है। अमन को इंद्रजीत का करीबी बताया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई में शामिल हुए अधिकारियों के अनुसार अमन के घर से हुई बरामदगी एक चलता फिरता खजाना यानी मोबाइल ट्रेजरी है। इसे जरूरत पड़ने पर कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है, यानी इधर उधर ले जाया जा सकता है। इधर ईडी अपना काम कर रही है और उधर इंद्रजीत यूएई में बैठकर इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए पूरे जांच सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। वह पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ की बात कर रहा है। हाल ही में उन्होंने क्राइम तक और हरियाणा तक को दिए इंटरव्यू के दौरान जो बातें बताई है वे पूरे सिस्टम से उठती दुर्गंध की ओर संकेत कर रही है। अब इसकी निष्पक्ष जांच होगी या मामला लीपापोती के बाद बंद हो जाएगा, इसका जवाब समय देगा। लेकिन इंटरव्यू में कही गई बातें चीख कर निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। ये बता रही है कि पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। इंद्रजीत ने पिछले दिनों इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट की थी उसमें लिखा था, हाँ मैं कातिल हूँ, उस नेक्सस के मंसूबों का जिसमें कारोबारियों को कर्ज के नाम पर लूट और जबरन वसूली का शिकार बनाया जा रहा है। आप इंद्रजीत की वह पूरी पोस्ट अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी 3-4 दिन पुरानी वीडियो भी सुन सकते हैं। इंद्रजीत की बातें यह भी साबित कर रही है कि वह खतरों का बड़ा खिलाड़ी है और खतरों से खेलते हुए वह आज यूएई में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। देश व प्रदेश के कई प्रमुख नेताओं से दोस्ती रखना उसका शौक रहा है। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट इस तरह के फोटो व वीडियो से भरा पड़ा है। लेकिन इंद्रजीत अभी जांच एजेंसियों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। जिस तरह की वह बातें कर रहा है उससे तो निश्चित रूप से उसकी बातों को सुनना चाहिए, गौर से सुनना चाहिए। हमारा मानना है कि कोई दूध का धुला उच्च अधिकारी ही इंद्रजीत से जुड़े मामले की सही जांच कर सकता है। हम यह भी कह सकते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर बैठकर वह जिस अंदाज में अपनी सफाई दे रहा है वह पूरे सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा भी है। अब बताते हैं कि ईडी और इनकम टैक्स रेड पर उसने क्या सफाई दी है। राव इंद्रजीत यादव का कहना है कि दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में शुक्रवार को उनके 4 ठिकानों पर हुई ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की नकदी या अवैध संपत्ति की बरामदगी नहीं हुई है, यानी 100 रुपए का नोट भी नहीं मिला है, ऐसा उनका कहना है। इंद्रजीत का कहना है कि जांच एजेंसियों के अधिकारी उनके यहाँ से लैपटॉप, हार्ड डिस्क और डिजिटल डाटा जांच के लिए अपने साथ ले गए हैं। इनमें एक उनके स्कूल का है और एक दिल्ली ऑफिस का सिस्टम है। उन्हें इनपुट मिला होगा इसलिए जांच के लिए ले गए हैं, ये उनका दायित्व है। वह ईडी से कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। जांच करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यादव ने मीडिया में चल रही उन खबरों को भ्रामक बताया जिनमें करोड़ों रुपए नगद या भारी मात्रा में आभूषण मिलने की बात कही जा रही है। इंद्रजीत का साफ साफ कहना है कि जिस अमन के यहाँ तलाशी के दौरान करोड़ों की नकदी व संपत्ति के दस्तावेज मिलने की बात कही जा रही है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वह अमन को न जानते हैं, न कभी मिले हैं, न सर्वप्रिय विहार गए हैं। जांच पूरे होने के बाद सब कुछ साफ भी हो जाएगा, यानी सीधी तरह खुद को निर्दोष बता रहे हैं।
20 जनवरी 2025 की कार्रवाई पर सीधे सीधे कटाक्ष करते हुए यादव का कहना है कि 16 जनवरी को आयकर विभाग की सर्च कार्रवाई के बाद अचानक 20 जनवरी 2025 को यानी 4 दिन बाद 150 लोगों के साथ एसटीएफ व अन्य पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे। इस दौरान सीसीटीवी का डीवीआर उखाड़ कर ले जाया गया। अगर उनके खिलाफ कोई एफआईआर थी या नोटिस था तो 150 लोग क्यों लाए गए? इंद्रजीत ने इसे इनकम टैक्स रेड के बाद रची गई स्क्रिप्ट बताया है। इसके बाद उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता हुई, ये राव इंद्रजीत का कहना है, क्योंकि ये पूरी घटना उन्हें डराने व दबाव बनाने की कोशिश थी, ऐसा उनका कहना है। जब उनसे सवाल किया गया कि फिर आपको विदेश भागने की जरूरत क्यों थी, तो सीधे सीधे इंद्रजीत ने अपनी सफाई में कहा है कि उनका विदेश जाना पहले से व्यावसायिक कार्यक्रम के तहत बना हुआ था, पहले से तय कार्यक्रम था। उस समय उनके खिलाफ न कोई एफआईआर दर्ज थी और न ही किसी अदालत की ओर से कोई प्रतिबंध लगाया गया था। कितने होशियार है राव इंद्रजीत, कितने नेक इंसान है, आप समझ सकते हैं। फिर भी देखो किस तरह पुलिस और ईडी उनके खिलाफ पड़ी हुई है। अपने इंटरव्यू में यादव ने डिघल गांव का जिक्र करते हुए दावा किया कि वहां लंबे समय से अवैध फाइनेंसिंग का एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। कुछ फाइनेंसर ऊंचे ब्याज पर पैसे देते हैं और वसूली के लिए पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ का इस्तेमाल किया जाता है। यादव का आरोप है कि उन्होंने इस नेटवर्क के खिलाफ आवाज उठाई और उच्च अधिकारियों को शिकायतें भेजी, जिसके बाद उन्हें निशाना बनाया जाने लगा है। मंजीत छैतीन की हत्या से जुड़े आरोपों पर भी राव इंद्रजीत यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह न तो मंजीत को जानते थे और न ही उनकी उनसे कभी कोई मुलाकात या बातचीत हुई। 50 करोड़ रुपए घूस देने के आरोप पर भी उन्होंने सफाई दी है। उनका कहना है कि दिवंगत हो चुके वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आईजी पूरन कुमार को 50 करोड़ रुपए घूस देने के आरोप निराधार है। यादव ने कहा कि उनकी पूरन कुमार से कभी कोई मुलाकात या संपर्क नहीं रहा। उनका कहना है कि एएसआई संदीप लाठर के वीडियो में उनका नाम लिया जाना भी साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। राव इंद्रजीत यादव ने दावा किया कि अवैध फाइनेंसिंग और जबरन वसूली का एक संगठित गिरोह, एक संगठित नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय है, जिसमें फाइनेंसरों के साथ साथ कुछ पुलिसकर्मियों की भी भूमिका बताई जा रही है। इंद्रजीत ने एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और सीआईए से जुड़े कुछ अधिकारियों पर इस नेटवर्क को संरक्षण देने का सीधा आरोप लगाया। यादव ने 3 पुलिस अधिकारियों के नाम तक लिए हैं। अपोलो एनर्जी लिमिटेड से जुड़े विवाद पर भी राव इंद्रजीत ने अपनी सफाई दी है। यादव ने कहा है कि उनकी इस कंपनी से कोई कारोबारी साझेदारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि अपोलो कंपनी के अधिकारी उनके पड़ोसी थे और उनके बीच केवल प्रॉपर्टी से जुड़ा एक वैध लेन देन हुआ था, जो पूरी तरह व्हाइट और बैंकिंग चैनल के जरिए किया गया था। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। यादव ने मुख्यमंत्री नायब सैनी और नए डीजीपी सिंघल से पूरे मामले की जांच एक स्वतंत्र और निष्पक्ष टीम से कराने की मांग की है। अब देखिए, इंद्रजीत यादव तो खुद ही मांग कर रहे हैं। एलविस यादव व राहुल फाजिलपुरिया से संबंध पर भी उन्होंने सीधा अपना जवाब दिया है। एलविस यादव और राहुल फाजिलपुरिया के मामले में इंद्रजीत ने कहा कि एलविस मेरा छोटा भाई है। राहुल फाजिलपुरिया से कई बार मैं मिला हूँ, उनसे मेरे भाइयों वाले संबंध है। पिछले दिनों सोशल मीडिया की एक पोस्ट में उनका नाम फर्जी तरीके से डाला गया था। बाद में फाजिलपुरिया ने खुद इससे इनकार कर दिया था। हरियाणा तक से खास बातचीत में इंद्रजीत ने दावा किया कि उन्हें फंसाने के पीछे कुछ पुलिस अधिकारियों व निजी फाइनेंसरों का गठजोड़ है, जो प्रदेश में अवैध फाइनेंसिंग का बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं। ये बात हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि इंद्रजीत यादव ये दावा कर रहा है। इंद्रजीत यादव ने दावा किया कि गुरुग्राम, रोहतक और आसपास के इलाकों में, विशेष रूप से डीगल में, निजी फाइनेंसरों का एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है, जिसमें कुछ वर्तमान और पूर्व पुलिस अधिकारी शामिल है। उनका सीधा सीधा आरोप है कि ये लोग ब्याज की आड़ में कारपोरेट कंपनियों और कारोबारियों को डरा कर उगाही करते हैं। बड़ी कंपनियों के दफ्तरों में ताले लगवा दिए जाते हैं, 100-100, 200-200 लोगों की भीड़ भेज दी जाती है, उन्हें डराया जाता है और पुलिस संरक्षण में वसूली की जाती है। उन्हें भी कुख्यात बदमाशों के नाम पर धमकियां मिली है, जिनकी रिकॉर्डिंग उन्होंने प्रशासन को सौंपी है, सरकार को सौंपी है। उन्होंने दावा किया कि एक पुराने विवाद को आधार बनाकर उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और बाद में उनका नाम रोहतक के मंजीत हत्याकांड में भी जोड़ा गया। इंद्रजीत ने कहा कि मैं न तो किसी गैंग से जुड़ा हूं और न ही मैंने किसी पर कोई गोली चलवाई। मेरा नाम सोशल मीडिया पोस्ट में जानबूझकर जोड़ा गया था। म्यूजिक इंडस्ट्रीज में जबरदस्ती निवेश और दबाव के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि 2020 से वह वैध तरीके से म्यूजिक प्रोडक्शन में है और सभी कलाकारों को भुगतान किया गया है। इंद्रजीत चुनौती देता है कि किसी एक सिंगर को सामने लाकर दिखा दें जिसने कहा हो कि मैंने फ्री में उनसे काम करवाया हो, मैंने फ्री में काम किया हो। इंद्र यादव ने कहा कि उन्होंने इनकम टैक्स और ईडी को पूरा डेटा सौंप दिया है और आगे भी दोनों जांच एजेंसियों को सहयोग करेंगे। आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी। जो लोग इस लूट के हिस्सेदार हैं वे कानून के शिकंजे में आएंगे। दोस्तों, सुन लिया आपने, कितने कमाल के आदमी हैं इंद्रजीत।
क्या उनकी जांच की मांग सरकार को सुननी नहीं चाहिए? आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।